नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 17 अप्रैल 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूँगा, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हैं हम, तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हैं हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हैं हम। बात की एक बात यह है कि हम जिस तरह से आपको करंट अफेयर्स वगैरह बताते हैं, उससे यदि आप ठीक से आप नोट करते हो, रेगुलर आप पढ़ते हो, तो सफलताएं भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और सफलताएं आसानी से मिलेंगी तो उतनी ही आपके जीवन में क्या आएगी, खुशहाली आएगी। तो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया और इसका जो सही आंसर है वह है आपके एलिस जी वेदन। कि एलिस जी वेदन जो हैं, इनको ये फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये एलिस जी वेदन है। वर्तमान में एलिस जी वेदन जो हैं, ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। दूसरी बात यह है कि एलिस जी वेदन के बारे में यदि हम बात करें तो एलिस जी वेदन अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अमेरिका के बोस्टन में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एलिस जी वेदन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और फ्रीडम ऑफ द सिटी, ये जो सम्मान है, ये लंदन नगर कॉरपोरेशन द्वारा समुदाय के किसी महत्वपूर्ण सदस्य, सेलिब्रिटी अथवा किसी गणमान्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू को भी इस प्रकार से सम्मानित भी किया जा चुका है और ये दूसरी भारतीय हैं जिनको आपके फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के करंट अफेयर्स का, वह है आपके किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल का प्रथम चित्र लिया गया है। तो हाल ही में जो आपके ब्लैक होल का जो प्रथम चित्र जो लिया गया है वो आपके इवेंट होराइजन जो आपके टेलीस्कोप है उसकी सहायता से लिया गया है और वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी सहायता से ब्लैक होल का चित्र लिया और यह कार्य 2012 में वैज्ञानिकों ने शुरू किया। इसके लिए विश्व में 6 स्थानों पर टेलीस्कोप क्या किए गए थे, तैनात किए गए थे। कितने स्थानों पर? 6 स्थानों पर तैनात किए गए थे। और वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल का चित्र लेने में सफलता की, यह मेसियर 87 M87 गैलेक्सी के केंद्र में है। यह आपको ध्यान में रखना है। यह किसके केंद्र में है? मेसियर 87 के केंद्र में है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर है? 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 6.5 अरब गुना अधिक है। कितना द्रव्यमान है? 6.5 अरब गुना जो है वो आपके क्या है, अधिक है। और इवेंट होराइजन नामक टेलीस्कोप से इसे लिया गया है। दूसरी बात, अब आई बात ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल क्या होता है कि एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण युक्त खगोलीय क्षेत्र होता है। एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण युक्त एक खगोलीय क्षेत्र होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रकाश भी नहीं बच सकता। कि इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे कौन नहीं बच सकता? प्रकाश भी नहीं बच सकता। इसे आप हिंदी में कृष्ण विवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके किस भारतीय खिलाड़ी को सर एडमंड हिलैरी फेलोशिप प्रदान की गई है। तो ये जो फेलोशिप है ये आपके भारतीय खिलाड़ी जो हैं दीपा मलिक को दी गई है। किसको दी गई है? दीपा मलिक। और जैसा कि ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये दीपा मलिक है और इनको सर एडमंड हिलैरी फेलोशिप जो है वो आपके प्रदान की गई है। और दीपा मलिक के बारे में मैं बता दूं कि दीपा मलिक ने रियो ओलंपिक्स में रजत पदक की विजेता रही हैं और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा ये पुरस्कार जो है या फेलोशिप जो है इनको दी गई है। उन्हें ये फेलोशिप उनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों के लिए दी गई है। और दीपा मलिक ने 2016 में रियो में शॉटपुट इवेंट में रजत पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेल संगठनों की यात्रा करेंगी तथा न्यूजीलैंड के एथलेटिक्स छात्रों तथा मीडिया से भी क्या करेंगी, भेंट करेंगे। इस फेलोशिप का जो कार्यक्रम है ये न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा 2008 में शुरू किया गया था
और इसका उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों को क्या करना है, मजबूत बनाना है। अब इस फेलोशिप का नाम है सर एडमंड हिलेरी। तो सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे। उन्होंने नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1953 को क्या की, चढ़ाई की। कब चढ़ाई की? 23 मई 1953 को चढ़ाई की थी और वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी ने 1985 से 1988 के बीच भारत, बांग्लादेश और नेपाल के लिए न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में भी क्या किया, काम किया था। कि ये न्यूजीलैंड की ओर से भारत में कौन रहे थे, उच्चायुक्त रहे थे। कौन रहे थे? आपके एडमंड हिलेरी। और 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले क्या थे, व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो जामिया मिलिया जो इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसकी पहली जो महिला जो आपके वाइस चांसलर बनी है वो है नजमा अख्तर है। कौन है? नजमा अख्तर। और ये है नजमा अख्तर जिनको आपके जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली क्या बनाया गया है, आपके वाइस चांसलर बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। नजमा अख्तर को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और वे इस पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने शिक्षा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वे यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक एंड नॉटिंघम में कॉमनवेल्थ फेलो भी रही। उन्होंने पेरिस में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन संस्थान में भी क्या किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब बात आई जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1920 को की गई और इसकी स्थापना मुस्लिम नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर थे। मौलाना अली जौहर तथा मौलाना शौकत अली ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ध्यान में रखना कि मौलाना अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया को भारतीय संसद ने 1988 में एक अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया था। क्या बनाया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया था। और मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला इस विश्वविद्यालय की भी क्या नहीं है, चांसलर नहीं है। और अब जो है वाइस चांसलर जो है वो आपके किसको बनाया गया है, नजमा अख्तर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके हाल ही में किस टेक कंपनी ने एथॉन्स नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये एथॉन्स नामक जो प्लेटफॉर्म है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। और ये गूगल का आपके क्या है, टैग है। जैसा आप देख रहे हैं कि गूगल के द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिकी टेक कंपनी है कौन, गूगल। और इस प्लेटफॉर्म की सहायता से ऐप्स को कहीं से भी प्रबंधित किया जा सकता है। मतलब कि जो आप एथॉन्स नामक जो ऐप मतलब ऐप बनाया गया है या प्लेटफॉर्म बनाया है, इससे आप कोई सा भी जो ऐप है उसे प्रबंधित कर सकते हो। ये क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके एथॉन्स गूगल नामक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके एनबीसीसी का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एनबीसीसी का जो सीएमडी है वो शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? शिवदास मीना को। और ये है शिवदास मीना, ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं। किस कैडर के आईएएस हैं? तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं। और 1989 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं। और इनको एनबीसीसी मतलब नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन जो है उसका जो है इनको सीएमडी नियुक्त किया गया है। और ये अनूप कुमार मित्तल की जगह बनाए गए हैं। और एनबीसीसी जो है भारत सरकार के अधिक एक सार्वजनिक उपक्रम है जिनके अधीन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और इनको अनूप कुमार मित्तल की जगह नियुक्त किया गया है। जैसा कि ये दूसरा जो नाम देख रहे हैं अनूप कुमार मित्तल, उनकी जगह शिवदास मीना को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ मिलकर संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान व विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो भारत ने ये जो कार्यक्रम है
ये स्वीडन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। किसके साथ? स्वीडन। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये यूरोप महाद्वीप में स्वीडन जो है ये देश है, और स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप का एक बहुत प्रमुख देश है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। दूसरी बात यह है कि भारत और स्वीडन जो है मिलकर इस तरह के कार्यक्रम को क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा वैश्विक समस्याओं का समाधान तकनीक व नवोन्मेष के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण भारतीय विज्ञान व तकनीक विभाग तथा स्वीडन की नवोन्मेष एजेंसी विनोवा द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है, और स्वीडन जो है वो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा लगी हुई है, और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है जो नॉर्वे और स्वीडन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2019 के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की, जिसमें कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो इस सूची में जो है 3 भारतीयों को जगह मिली है। किनको? 3 भारतीयों को जगह मिली है। और वे जो 3 भारतीय हैं जिन्हें इसमें जगह दी गई है, उनमें एक तो आपके जो हैं मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी के अलावा जो है आपके अनुराधा काटजू हैं और गुरुस्वामी जो हैं। इन तीनों को इसमें क्या किया गया है? आपके इनको टाइम मैगजीन ने साल 2019 के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों में क्या किया है? सम्मिलित किया है। क्लियर? वहीं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह आपके किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी दी गई है? यह आपके प्रश्न है कि किस देश के साथ आपके भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी दी है। तो भारत ने हाल ही में डेनमार्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या दी है? मंजूरी दी है। और ये मंजूरी जो है, जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दी गई है, ये डेनमार्क की जो संस्था है उसके द्वारा दी गई। इसका उद्देश्य क्या है कि तटवर्ती क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों को क्या करना है? बढ़ावा देना है, या नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके आरबीआई ने हाल ही में 16 अप्रैल 2019 को कितने का नया नोट जारी करने की घोषणा की है? तो 16 अप्रैल 2019 को जो है वो 50 रुपये का नया नोट जो है जारी करने की घोषणा की है, और 50 रुपये का नया नोट भी जारी कर दिया गया है। और ये गांधी सीरीज का नोट है। किस सीरीज का नोट है? गांधी सीरीज का नोट है, जिसे इसने जारी किया है। और ये जो नोट है इसलिए चर्चा में है क्योंकि गांधी सीरीज में अभी हाल ही में इससे पहले भी एक नोट जारी किया गया, और ये ब्लू कलर में जारी किया है। किस कलर में? ब्लू में। जबकि वो जो पहले वाला जो नोट है वो ग्रीन कलर में क्या किया गया है? जारी किया गया है। और इस पर जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके हस्ताक्षर हुए हैं। किनके हस्ताक्षर हुए हैं? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के 50 रुपये के नोट पर। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके किस अंतरिक्ष एजेंसी के टीएसएस ने सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसा पहला ग्रह खोजा है? तो पृथ्वी जैसा जो पहला ग्रह है ये आपके नासा के द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? नासा के द्वारा खोजा गया है। और ये टीएसएस ने जो एजेंसी है उसने इसको क्या किया है? खोजा है। बात आई टीएसएस की आई, तो टीएसएस जो है इसका पूरा नाम है ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। एक बार और ध्यान में सुन लेना, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इसका पूरा नाम है। और ये जो एजेंसी है इस सौरमंडल के बाहर पृथ्वी जैसा पहला ग्रह इसने खोजने का काम किया है। यह ग्रह अपने तारे के काफी नजदीक से क्या कर रहा है? घूम रहा है, जिसकी खोज इसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर और बार के वीडियो की तरह जो आपसे पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वह है आपके गूगल और एप्पल ने किस देश में सरकार के आदेश पर चाइनीज मोबाइल ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है? इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है कि चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे जो देश हैं
इनमें से किस देश ने हाल ही में चाइनीज मोबाइल ऐप टिकटॉक पर क्या किया है, बैन कर दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे हमारा भी विश्वास बढ़े।